साल 1739 एक दोपहर ऐसी आई जब भारत की राजधानी दिल्ली इंसानों के खून से नहाई। सड़कों पर लाशें बिछ गई, कत्लेआम ऐसा कि सूरज भी कांप गया। एक ऐसी अफवाह जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली। ये कहानी है नादिर शाह की, फारस के सम्राट की। वह व्यक्ति जिसने सत्ता की हवस में दिल्ली को नर्क बना दिया, लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और बिछा दिए लाशों के ढेर। आइए जानते हैं उस दिन दहला देने वाली घटना को। नमस्कार दोस्तों, कौन था नादिर शाह? इतिहास के पन्नों में बहुत से नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र सुनते ही रूह कांप उठती है। ऐसा ही नाम था नादिर शाह। फारस का वो बर्बर शासक जिसकी तलवार जहां चली वहां बस लाशें बिछी। नादिर शाह का जन्म 1688 में फारस, आज के ईरान के उत्तरी पूर्व इलाके के खोमासन में हुआ। वो एक बहुत ही गरीब जनजाति अफसर से ताल्लुक लगता था। बचपन में ही पिता की मौत हो गई और उसे बंदूक चलाना, घुड़सवारी, लड़ाई लड़ना सीखना पड़ा। बस जीने के लिए उसे यह करना पड़ा। कहते हैं गरीबी में उसे नायक नहीं, एक कठोर योद्धा बनाया। धीरे धीरे नादिर शाह ने अपनी खुद की सेना बनाई, अफसर लड़ाकों की। वो खुद अपने सैनिकों के साथ युद्ध करता, आगे बढ़ता और हर लड़ाई जीतता। उसने सफशी वंश को हराकर ईरान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। 1729 में वह पूरे फारस का बादशाह बन गया। नादिर शाह एक चतुर, दृढ़ और रणनीति योद्धा था, लेकिन बेहद निर्दयी भी। उसके भीतर करुणा नाम की चीज नहीं थी। अगर किसी शहर ने विरोध किया तो वहां कत्लेआम कर देता। कई इतिहासकार कहते हैं उसके लिए इंसान की जान की कीमत एक सिक्के से कम थी। वो सिर्फ योद्धा था बल्कि चतुर राजनीतिज्ञ भी था। नादिर शाह की सेना 2 लाख से ज्यादा सैनिक के साथ आगे चलती थी। अत्याधुनिक हथियार से लैस तेज घोड़े, लंबी तलवारें और तोपें। उसका साम्राज्य एक और मध्य एशिया की सीमाओं तक जाता तो दूसरी ओर अफगानिस्तान को पार करता। वह हिंदुस्तान तक झांकता था। जब उसकी नजर थी भारत की दौलत पर, तब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। और जब किसी जमीन पर राजा कमजोर हो तो दूर बैठा लुटेरा भी उस पर आंखें गड़ा लेता है। नादिर शाह की आंखों में चमक थी भारत के खजाने की, और दिल्ली उसका अगला निशाना बनने वाली थी। नादिर शाह एक योद्धा था, पर उसकी आंखों में एक आग थी, आग भारत की दौलत की। मुगलों की शान, दिल्ली की रौनक और भारत के खजानों की कहानी उसे बेचैन करने लगी। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में, महलों में और यहाँ तक कि आम व्यापारियों के पास भी सोना चांदी का ढेर होता था। दिल्ली, आगरा, लाहौर, ये शहर शान और शौकत के प्रतीक थे। यही बातें नादिर शाह तक अफगानी व्यापारियों और सैनिकों के जरिए पहुंची। नादिर शाह के कानों में जब ये खबरें पड़ी कि पठान लुटेरे भारत में आकर आसानी से लूट मार कर लौट जाते हैं, तो उसके मन में विचार आया, अगर छोटे लुटेरे इतना कुछ ले जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसे बताया गया कि मुगल साम्राज्य अब अंदर से सड़ चुका है। सिंहासन पर बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे न नीतियों की समझ थी न सेना की शक्ति। मुगल साम्राज्य अब वो नहीं रहा था जो बाबर या औरंगजेब के समय था। अंदर ही अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा था। प्रांतों में नवाब स्वतंत्र होना चाह रहे थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे इलाके खुद अलग अलग निकलना चाहते थे। सेना बिखरी हुई थी, अमीर भ्रष्ट और दिल्ली दरबार नशे में धुत था। ये सब देखकर नादिर शाह ने तय कर लिया, भारत को लूटने का यह सही समय है। नादिर शाह को बहाना भी मिल गया हमला करने का। अफगानिस्तान के गवर्नर अब्दाली ने शिकायत की कि मुगल शासन उसका विरोध कर रहा है। नादिर ने मोहम्मद शाह से कई चिट्ठियां लिखी, सीमा विवाद सुलझाने को कहा, लेकिन दिल्ली दरबार से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। बस फिर क्या था, नादिर शाह ने उसे अपमान माना और मार्च 1738 में भारत पर चढ़ाई कर दी। उसका मकसद साफ था, दिल्ली पर कब्जा करना और दिल्ली को लूटना, भारत के खजाने को लूटना। वो जानता था एक बार उसे दिल्ली को लूट लिया तो उसकी ताकत को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और फिर शुरू हुई वो यात्रा जो इतिहास में सबसे खूनी लूट बन गई। पर रास्ते में सबसे पहले हुआ करनाल का युद्ध। 24 फरवरी 1739 भारत की जमीन पर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। ये थी करनाल की लड़ाई। सिर्फ 1 घंटे में लाखों की मुगल फौज नादिर शाह के सामने घुटनों पर आ गई। नादिर शाह की सेना में सिर्फ 55,000 सैनिक थे, लेकिन सारे सैनिक हर जंग के लिए तैयार, घोड़ों पर तेज और रणनीति में निपुण। वही मुगलों के पास करीब 2 लाख सैनिक, लेकिन उनमें एकता नहीं, नेतृत्व की कमजोरी, सेना के अंदर भ्रष्टाचार था और आत्मविश्वास की भारी कमी।
सुबह का समय था। करनाल का मैदान धुंध और धूल से ढका हुआ। नादिर शाह ने अपने तोपखाने को केंद्र में रखा, घुड़सवारों को दोनों ओर फैलाकर घेरा बनाने की रणनीति अपनाई। मुगल सेना बिना किसी ठोस योजना के सीधे हमला कर बैठी और यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नादिर शाह ने अपने सैनिकों को जानबूझकर थोड़ा पीछे हटने का आदेश दिया ताकि मुगल सेना भ्रमित हो जाए और अंदर तक आ जाए। जैसे ही वे करीब आए, चारों ओर से घेर डाल दिया गया। मुगल सेना घबराई और पीछे हटने लगी। इस भगदड़ में अपने ही सैनिक एक दूसरे को रौंदते चले गए। सिर्फ 1 घंटे में मुगलों की कमर टूट चुकी थी। करीब 20,000 मुगल सैनिक मारे गए। मुगल सेना के सेनापति खान-ए-दौरान युद्ध भूमि में मारा गया। बाकी सरदार लड़ाई छोड़कर भाग गए और खुद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह किले में दुबक कर बैठ गया, जैसे कोई शायर हो, योद्धा नहीं। जीत के बाद नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बुलवाया। दोनों की मुलाकात हुई। मोहम्मद शाह ने दिल्ली की चाबी उसे सौंप दी और अपनी कमजोरी का एहसास करते हुए शांति की भीख मांगी। नादिर शाह मुस्कुराया और सिर हिलाया, पर असली तूफान अभी बाकी था। करनाल की लड़ाई के बाद दिल्ली नादिर शाह के कदमों में थी। पर क्या आप जानते हैं दिल्ली में कदम रखते ही क्या हुआ? कैसे एक गलत अफवाह ने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया। 20 मार्च 1739 नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई जीत ली थी। अब उसका काफिला पहुंचा दिल्ली, भारत की राजधानी, समृद्धि का प्रतीक, मुगल शासन का केंद्र। लोगों ने सोचा अब शायद शांति होगी, पर हकीकत कुछ और थी। दिल्ली में नादिर शाह का राजसी स्वागत हुआ। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे महलों में ठहराया, उपहार दिए, शांति की बातें की। नादिर शाह भी मुस्कुराया, पर उसके मन में तूफान चल रहा था। दिल्ली की पूरी दौलत आंखों में नाच रही थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 22 मार्च की सुबह एक ऐसी अफवाह फैली कि दिल्ली के लोगों ने फारसी सैनिकों को मार दिया। कहा जाता है कि कुछ फारसी सैनिक बाजार में लूट कर रहे थे, जिस पर दिल्ली वासियों ने पलटवार किया। कई सैनिक मारे गए। ये खबर नादिर शाह तक पहुंची और उसने तुरंत आदेश दिया, कत्ल करो। दिल्ली की गलियां अचानक नर्क में बदल गई। नादिर शाह की फौजें हर ओर फैल गई। मकानों में घुसकर मर्दों को मार दिया गया, औरतों पर अत्याचार हुआ, बच्चों को ही नहीं बख्शा गया। जो भागने की कोशिश करता उसका सर काट दिया जाता। बाजारों में, मस्जिदों में, घर के आंगनों में सिर्फ लाशें थी। इतिहासकार लिखते हैं सिर्फ 6 घंटे में करीब 20,000 निर्दोष लोग मारे गए। लाल किला भी खामोश खड़ा देखता रहा और बादशाह मोहम्मद शाह बस कांपता रहा। दिल्ली का हर मोहल्ला खून से लाल हो चुका था। चारों ओर चीखें थी, जलते घर और उजड़े परिवार। ये इंसानियत का सबसे काला दिन था। कत्लेआम तब रुका जब शहर में कुछ प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं और हिंदू पंडितों ने नादिर शाह के सामने खुद को पेश किया। उन्होंने नंगे पांव सिर झुकाकर माफी मांगी और शांति की अपील की। तब जाकर नादिर शाह ने सैनिकों को रोका, पर तब तक दिल्ली उजड़ चुकी थी। नादिर शाह को जो चाहिए था वो मिल चुका था, डर, दौलत और दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन। उसने दिल्ली का कोहिनूर हीरा, तख्त-ए-तौज, अनगिनत जवाहरात और करोड़ों की संपत्ति लूट ली। कहते हैं इतना खजाना लेकर जब वो फारस गया तो अगले 3 साल तक आराम से जिया। 22 मार्च का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा दिन जब एक लुटेरे की सनक ने भारत की राजधानी को कब्रिस्तान बना दिया। दिल्ली संभलने में कई दशक लग गए और मुगल साम्राज्य कभी पहले जैसा नहीं बन पाया। कत्लेआम के बाद दिल्ली रो रही थी और नादिर शाह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसकी असली योजना शुरू होने वाली थी, भारत की सबसे बड़ी लूट। नादिर शाह ने दिल्ली के हर कोने में धन बटोरा, शाही खजाना, मंदिरों की संपत्ति, अमीर व्यापारियों के घर, यहाँ तक कि आम जनता से भी सोना चांदी जबरन छीन लिया गया। मुगल सम्राट का प्रसिद्ध तख्त-ए-तौज, जो हीरो से जड़ा सिंहासन था, वो भी उखाड़ कर ले गया और साथ ले गया कोहिनूर हीरा, जो अब ब्रिटेन के ताज में सजा है। इतिहासकारों के अनुसार नादिर शाह दिल्ली का इतना खजाना ले गया कि उसने देश फारस में 3 साल तक कोई टैक्स नहीं वसूला। माना जाता है उस खजाने की कीमत आज के समय में 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। उसके काफिले में भरे थे सोने चांदी के संदूक, जवाहरात से भरे थैले और हजारों गुलाम। उन्हें पकड़कर साथ ले जाया गया। नादिर शाह ने दिल्ली में सिर्फ 57 दिन बिताए और फिर मार्च के अंत में फारस की ओर लौट गया। उसका काफिला इतना बड़ा था कि सैनिकों के पीछे सिर्फ घोड़े और ऊंट ही नहीं, बल्कि हाथियों की कतारें भी थी, जिन पर खजाना लदा हुआ था। जैसे ही वो काबुल के रास्ते लौट रहा था, पीछे रह गया
एक उजड़ा शहर और बिखरा हुआ भारत। नादिर शाह के लौटने के बाद दिल्ली में भूख, बीमारी और लाचारी फैल चुकी थी। सड़कों पे लाशें हटाई जा रही थी, लोग अपनों की तलाश कर रहे थे। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह शर्म में डूबा हुआ था और भारत की जनता उसी राजा को कोस रही थी जिसे रक्षा करनी थी। लेकिन नादिर शाह के लिए वे एक मिशन था और वो सफल भी रहा। इस लूट ने न सिर्फ दिल्ली को तोड़ा बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया। मुगल साम्राज्य अब धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ने लगा और भारत का इतिहास बदल गया। नादिर शाह चला गया, दिल्ली की गलियों में लाशें हटा दी गई, मगर जख्म इतिहास में दर्ज हो गए। एक लुटारा आया, लूटा और चला गया। पर क्या हमने इससे कुछ सीखा? क्योंकि उस समय का भारत अंदर से बिखर चुका था। मुगल सत्ता कमजोर थी, नेता आरामगाहों में थे, सेनाएं भ्रष्ट हो चुकी थी, राज्य आपस में बढ़ चुके थे। यही कमजोरी नादिर शाह जैसे लुटेरों को बुलावा देती थी। दुश्मन बाहर से नहीं, सबसे पहले अंदर से पैदा होता है। अगर हम इतिहास में कुछ नहीं सीखते तो इतिहास खुद को दोहराता है। फिर कोई नादिर शाह आएगा, फिर कोई सत्ता में सोएगा, फिर कोई शहर लूटेगा। भारत को हर बार बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि हमारी अपनी फूट और नेतृत्व की कमजोरी ने कमजोर किया है। आज भारत एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र राष्ट्र है, पर क्या हमने एकता सीखी? क्या हम नेतृत्व को सही चुन रहे हैं? क्या हम अपने इतिहास से कुछ समझ पाए? अगर नहीं तो 1739 फिर से लौट सकता है, नाम बदलकर, रूप बदलकर। नादिर शाह की कहानी इतिहास की एक खामोश चीख है जो हमें याद दिलाती है कि अगर जनता जागरूक न हो तो सत्ता सोती रहती है, और सब सत्ता सोती है तो दिल्ली जलती है। सोचिए और एक दूसरे को सोचने पर मजबूर कीजिए। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जाने कि इतिहास सिर्फ किताबें नहीं, चेतावनियों के साथ चलता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली पर ऐसा भी कहर टूटा था? धन्यवाद। जय हिंद।